गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने बायोट सर्कुलर पढ़ा था, तो आइए उसकी एप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट सर्कुलर जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाली एप्लीकेशन हमारे सिलेबस से निकल चुकी है यूजिंग बायोट सर्कुलर। तो वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to a current carrying coil at its center. So we have to find out the magnetic field intensity at the center of a current carrying circular coil. Current carrying circular coil. तो देखिए क्या है, लेट अस अज्यूम वी हैव ए सर्कुलर कॉइल of radius r and you have to find out the current carrying you have to find out the current magnetic field due to this circular coil at its center. तो भाई देखिए ये आपके पास सर्कुलर कॉइल है, तो हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? बायोट-सैवर्ट लॉ से, यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ dB is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r। यही हमारे पास बायोट सर्कुलर था बेटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। तो dl क्या था? लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट। दिस इज मान लीजिए दिस इज dl, डायरेक्शन ऑफ dl एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ r। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बना? 90 डिग्री। तो dB is equal to mu naught by 4 pi I dl by r. This is the small magnetic field due to small length element of current element IDL, ठीक है, at the center। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dB 0 से b इंटीग्रेशन mu naught by 4 pi I dl by r स्क्वायर। तो चेंज कौन हो रहा है भाई? dl चेंज हो रहा है। अच्छा dl देखो कैसे, स्मॉल लेंथ dl इस पे 0 से पूरा इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा dl की लेंथ वो रहेगी। तो आपके पास जो dl की वैल्यू इट वैरीज फ्रॉम 0 to 2 pi है। अब चेक करो कि एज कंपेयर टू dl तो कौन-कौन कांस्टेंट है, कौन-कौन वेरिएबल है, आइए चेक करते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो b हो जाएगा। अब mu naught by 4 pi इज कांस्टेंट, dl की वैल्यू चेंज होने से mu naught by 4 pi की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। करंट देखिए I। अब देखो मैं ये स्मॉल लेंथ लूं dl या पूरी इतनी लेंथ लूं या इतनी लेंथ लूं, उससे इस करंट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, करंट तो सेम फ्लो करता रहेगा। तो I इज आल्सो कांस्टेंट विद द वेरिएशन ऑफ dl या l। फिर r, देखो मैंने dl ये ली, अब r कुछ है, मैंने dl ये ली, अभी तो r नहीं है, अब मैंने dl ये ली, अभी भी रेडियस वही है। तो रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए r स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो 0 से 2 pi r dl। तो 1 dl का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? l। तो b is equal to mu naught by 4 pi I by r square into l लिमिट 0 से 2 pi। तो b is equal to mu naught by 4 pi I by r square, l की वैल्यू बेटा 2 pi r माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो b is equal to mu naught by 4 pi I by r square into 2 pi r। एक r से एक r 2 pi से लिए, तो b is equal to mu naught I by 2r। This is the magnetic field at the center. This is the magnitude of the magnetic field at the center
कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है जी, ये बात मेरी समझ में आ गई। तो B इज इक्वल टू म्यू डाई बाय 2। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो वो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आइए देखते हैं। अब देखिए, आप अपने राइट हैंड के इस तरीके से रखिए और जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन फिंगर को कर्व कीजिए, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने ऐसे रखा, करंट ऐसे जा रहा था तो आपने फिंगर कर्व किया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इनटू द प्लेन का मतलब इनटू द प्लेन मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर की तरफ तभी जाता है बेटा जब आपके पास पता है कि साउथ पोल के अंदर की तरफ जाता है, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकल के आता है। ऐसे ही अगर ये सर्कुलर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा तो देखिएगा इसमें कैसा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फिंगर कर्व की थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आउटसाइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे हम एक बार क्लॉक फेज रूल भी कह देते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो जो फेज हमारी साइड है that will act as the north pole, that will act as the north pole। और अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो जो फेस हमारी साइड है that will act as the south pole। तो आप राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं ऑन द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की, वो इनसाइड है कि आउटसाइड है। ओके, तो ये था भैया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू डाई बाय 2r, और डायरेक्शन किससे दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आपकी दी जाएगी। आइए अब देखते हैं इसको हम फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं हल्का सा हम इसे। तो आपको ध्यान हो B इज इक्वल टू अभी जो हमने बनाया था, देखो क्या बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r स्क्वायर इनटू 2 बाय r का। तो r से r को कैंसिल करो, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर इंटू 2 पाई हो गया। देखिए जब पूरी सर्कुलर कॉइल, तो आपको पता है सर्कुलर कॉइल अगर कंप्लीट में सर्कल लेता हूं तो सेंटर पे एंगल बनाता है 2 पाई। कोई जरूरी नहीं मेरे पास पूरा सर्कुलर कॉइल का दे, मेरे को किसी आर्क के थ्रू बता सकते हैं, इस आर्क में इतना करंट फ्लो करा, उससे मैग्नेटिक निकालो उसके सेंटर पे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो इससे हमारे पास वे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें एंगल जरूरी नहीं 2 पाई हो या कॉइल सर्कुलर कंप्लीट ना हो, उसकी कोई आर्क हो, तो उससे हमारे पास क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। एक तो फॉर्मूला बना सेंटर पर पूरी सर्कुलर कॉइल म्यू डाई बाय 2r, तो आप इसको फॉर्मूला ये है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2r, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास बना म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे से कोई क्वेश्चन को पूछ सकता है। डायरेक्शन हमें क्लियर हो गई, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। और आपको पता है अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और अगर करंट जिस साइड से हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है तो दैट डायरेक्शन इज सेड टू डायरेक्शन ऑफ द इज टुवर्ड्स इनसाइड द इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो साउथ पोल की तरफ फेस एक्ट करेगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है भाई हमारे पास, कह रहा फिगर शोज ए करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट्स। तो मेरे पास कुछ ऐसे था भाई, देखिए क्या कह रहा है, ये P ये Q, करंट की डायरेक्शन Q से P ऐसे, ये R ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रहा था इसमें।
करंट फ्लो कर रहा था भाई आई, ये आपको बता दिया आई करंट फ्लो कर रहा है। There are figure shows a current loop having two circular segments and joined by two radial lines. Find the magnitude at the center O. तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको सेंटर O पे। तो ये इसका सेंटर बन गया O. It is given to you that this length is A and it is given to you that this length is B and this angle. This angle is given to you as. You have to find out the magnitude at this O due to this current. अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को O पॉइंट पर। तो ध्यान से देखा जाए तो ये मान लीजिए मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसी के ऊपर यहाँ पे पॉइंट मेरे को है डेल्टा से निकालना है। तो dn और r के बीच में एंगल क्या बनता है 0। तो dv = 4 आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर में थीटा क्या हो गया 0। तो थीटा 0 तो एंगल क्या हो गया 0, एंगल 0 sin 0 0। तो आप ये सिंपल सी बात याद रखेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके उसके ऊपर या उसकी लाइन के अलो किसी भी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड उस करंट के कारण 0 होगा। तो इस करंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। ऐसे सिमिलरली इस करंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। तो जो दो आर्क बचे Q2P और एक QPQRS और एक S2R, इन आर्क के कारण आपके पास करंट और इस करंट के कारण आपके पास मैग्नीट्यूड होगा इस सेंटर पर। अब देखो ध्यान से, अगर इस सेंटर के हिसाब से देखो तो ये करंट है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा आउटसाइड और इसके कारण क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इनसाइड। तो मान लीजिए इसके कारण मैग्नीट्यूड V1 आया और इस SR के कारण V2 आया। तो V1 आउटसाइड था, ये आउटसाइड है, U2 इसके कारण था QP है ना, QP जो कंडक्टर था, और V2 इनसाइड है बेटा ड्यू टू SR। तो नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा B = V1 - V2। जो बड़ा होगा बड़े में छोटा माइनस कर दो, बड़े की डायरेक्शन दे दो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो क्योंकि ये नजदीक है, इसका डिस्टेंस कम है, इसलिए इसके कारण मैग्नीट्यूड ज्यादा, क्योंकि कट तो सेम ही है। तो इसलिए मैंने V1 में से V2 कर दिया। तो V1 - V2 कर लेंगे, तो लास्ट में देख लेंगे अगर पॉजिटिव आता है तो V1 की डायरेक्शन दे देंगे, अगर नेगेटिव है तो V2 की डायरेक्शन दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो V1 निकालते क्या होगा, देखो बेटा ध्यान से, V1 ध्यान से देखो, V1 क्या कह रहा है V1, मैग्नेटिक फील्ड क्या था इसके कारण, क्या फॉर्मूला μ0/4 pi I/r into angle subtended by the arc at the center। तो भाई देखो क्या होगा, μ0/4 pi as it is, μ0/4 pi into I divided by radius। इस QP का रेडियस कितना है a divided by radius into angle subtended by the arc at the center। कितना एंगल बना है भाई अल्फा into l। और ये क्या होगा आउटसाइड का प्लेन, डायरेक्शन क्या हो गई आउटसाइड का प्लेन, ठीक है। सिमिलरली V2 निकालो भाई, V2 देखो क्या होगा μ0/4 pi, करंट तो सेम ही है I डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रेडियस, रेडियस कितना है b इनटू एंगल l। तो बड़े में से छोटा घटाओ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया B net = V1 - V2। देखो कॉमन क्या क्या है, μ0/4 pi I अल्फा कॉमन है दोनों में, ये बचा 1/a, ये बचा 1/b, सोल्व करिए तो μ0/4 pi I अल्फा a b और b - a, दिस इज द आंसर। और डायरेक्शन क्या होगी नॉर्मली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। चलिए ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा बेटा, मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, कुछ क्वेश्चन इसी में कुछ तरीके का क्वेश्चन करके देखना, ठीक है, ट्राई करें, ओके दैट्स ऑल।